प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 मई को राजस्थान की एक दिवसीय यात्रा पर आए हैं। मोदी दिल्ली से एरोप्लेन से चलकर उदयपुर पहुंचे, जहां डबोक हवाई अड्डे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अनेक मंत्रियों और आला अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और स्वागत किया। प्रधानमंत्री उदयपुर से सीधे नाथद्वारा पहुंचे, जहां जनता ने उनका पुष्पों की वर्षा के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और इसके बाद वे आबू रोड पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी भाग लिया। धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे पीढ़ मंत्री भजनलाल जाटव जी,
सांसद भाई चंद्र प्रकाश जोशी जी, आपकी लोकप्रिय यहाँ की। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष भाई नारायण प्रसाद जी से कि वो सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने किए हुए भगवान श्रीनाथ जी की जय। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान सीपी जोशी जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, संसद में मेरे साथी और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी, संसद में सारे साथी बहन दिया कुमार जी, संसद के मेरे साथी श्रीमान कनकमल कटारा जी, सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान श्रीनाथ जी और मेवाड़ की इस वीर धरा पर मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। यहां आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथियों, आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामळाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इससे शामळाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और श्रीनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्री नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया की रेलवे लाइन मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ेगी। इससे मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है
राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है। देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है राजस्थान। भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा
हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबां पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं।
पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए होगी। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अपने वोट बैंक की गुलामी कर रही कांग्रेस कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए कार्रवाई करने से भी डर रही है। वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है, उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है।